हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग एससीईआरटी का क्लास अभी कर रहे हैं और एससीईआरटी का हमारा जो अभी सेशन जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जो आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे, यह 7th क्लास का है। जिन लोगों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन में इतिहास है, जिन विद्यार्थी का सब्जेक्ट कम्बिनेशन में हिस्ट्री है, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये सेशन हो जाता है। साथ ही साथ जीएस में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, है ना। तो वहाँ से इक्का दुक्का बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, कहें तो पकड़े जाते हैं। और हम तो अक्सर यही कहते हैं कि अगर आप चाहें तो एससीईआरटी पे पकड़ बनाएं। एससीईआरटी पे पकड़ बनेगा तो रिजल्ट होगा, एससीईआरटी पे पकड़ नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनको अभी से ही, इसी वक्त से ही एससीईआरटी का अध्ययन करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करेगा, निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट होगा ही होगा, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। तो मुग़ल साम्राज्य में हम लोग यहाँ पर देखेंगे मुग़ल साम्राज्य, क्योंकि दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने ख़त्म किया था और मुग़ल साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मिडिवल इंडिया में अगर देखा जाए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो दो ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। एक हो जाता है आपका दिल्ली सल्तनत और दूसरा हो जाता है मुग़ल का। तो मुग़ल काल से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तो हम लोग 7th क्लास का एससीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये 7th क्लास का है एससीईआरटी, एससीईआरटी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण आपका बुक हो जाता है। अगर आपके पास है तो ज़रूर इसका अध्ययन करिए। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है ये सब किताबें पढ़ना। सटी किताबें पढ़िए। सटी किताबें एक बार में थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन रिजल्ट आपको दिला देता है 100%, है ना। मुग़ल साम्राज्य यहाँ पर कहता है कि तैमूर लंग का आक्रमण 1398-99 में हुआ था और फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन जो है यह शुरू हो गया। पतन शुरू हो गया। यहाँ पर बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पर, इसलिए भी आई है कि तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ, 1398-99 में। जब भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट्स में आपको डेट भी याद रखना ज़रूरी होता है। डेट से डायरेक्ट बीपीएससी प्रश्न पूछ देता है, इसलिए डेट भी याद रखिएगा। कहानी के माध्यम से भी हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किताब पढ़ रहे हैं और किताब ये जो है पूरा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो बुक लीजिए, है ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसका हम निचोड़ पढ़ा रहे हैं। अध्याय 4 हो जाएगा, मुग़ल साम्राज्य है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा, कहा जाता है कि बाबर, है ना, बाबर का जो जन्म है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था और ये बाबर का जन्म हुआ फरगना में जन्म हुआ। अक्सर ये सवाल पूछता है कि बाबर की ब्लड में, बाबर के खून में पिता, है ना, पिता जो है ये तैमूर वंशज के खून थे, और माता की तरफ से देखिएगा तो माता की तरफ से चंगेज खां, है ना, चंगेज खां के वंशजों का खून है। यानी कि बाबर के शरीर में जो ब्लड है, तैमूर और चंगेज का मिला जुला, मतलब ये रूप जो है बाबर में दिखता है। देखिए, यही वजह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इंटर कास्ट मैरिज करता है ना, लव मैरिज कर लेता है, लव मैरिज में सेम कास्ट नहीं, अदर कास्ट, तो होने वाला जो बच्चा होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे अगर देखिएगा तो सबसे जो उच्च जाति के लोग हैं, खास करके हमारे भारत में, वो लोग एक ही कैटेगरी में नहीं करते हैं, उनकी अलग अलग गोत्र देखिएगा तो उसमें होता है। जैसे विदेशों में अक्सर ये देखा जाता है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा, है ना, पावरफुल जो बच्चे हैं वो अधिकतर यूरोप साइड में, है ना, यहाँ पे पैदा होते हैं। भारत में भी है इक्का दुक्का जो लोग ऐसे करते हैं, है ना।
तो एक तरफ से बाबर के जो शरीर में, बाबर के खून में तैमूर वंश का और एक तरफ से माता के तरफ से चंगेज खां के वंशज है, सम्मिश्रण दोनों का मिला जुला रूप जो है, ब्लड जो है बाबर के शरीर में दिखता है ना। और इसीलिए बाबर जो था शारीरिक रूप और मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। कहा जाता है कि बाबर 11 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठा, 11 वर्ष की अवस्था में, है ना, 11 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठा, फरगना की गद्दी पर यह बैठा। और यह भी कहा जाता है कि काबुल को इसने 1507 में जीता, 1507 में जीता। और जैसे ही काबुल को जीता, जीतने के बाद बाबर ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया, खुद को बादशाह घोषित कर दिया, है ना। यहाँ पर काबुल को 1507 में बाबर के द्वारा जीता गया। और बाबर जैसे ही काबुल को जीता, जीतने के बाद आदमी खुशी से कैसे होता है, जिस दिन आप कंप्लीट करते हैं, बीपीसी का टीचर बनते हैं। हमारे अभी 69 में बहुत ऐसे मित्र हैं जो ऑलरेडी ऑफिसर बन गए। तो एक मेरे मित्र थे, तो उन्होंने मतलब समझिए कि जैसे ही रिजल्ट हुआ, मतलब उनको सूझबूझ हो ही नहीं रहा था, वो एकदम मतलब नाच भी रहे थे और रो भी रहे थे, बहुत सारा चीज़ें था। इसी तरीके से होता है जब आप किसी चीज़ को लगता है कि शायद हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जी जान से उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना, और बहुत कठिन परिश्रम के बाद जब आप उसे हासिल करते हैं, है ना, तो खुशी और गम दोनों एक ही साथ, है ना, आपके चेहरे पे वो दिखता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बाबर की, तो बाबर के लिए काबुल को जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था और काबुल के लिए संघर्ष भी बहुत ज़्यादा किया था। और यही वजह था कि काबुल को 1507 में जीतने के बाद इसकी खुशी इतनी थी, है ना, इतनी खुशी, तब जाकर के बाबर ने खुद को बादशाह घोषित किया और बादशाह की उपाधि यहीं से धारण किया, यहीं से। किसने? बाबर ने। यहाँ पर बाबर भारत को जीतने तक 5 बार आक्रमण किया था, 5 बार। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देखिएगा, ये भारत है ना, पूछा जाता है सवाल ये जो क्षेत्र पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, अक्सर पूछा जाता है कि बाबर किस क्षेत्र से, किस दर्रे से भारत पर आकर आक्रमण किया था, तो ये खैबर दर्रा हो जाएगा, है ना, खैबर दर्रा हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खैबर दर्रा से ही आक्रमण किया था, बाबर के द्वारा आक्रमण हुआ, तब ये भारत में यहीं से प्रवेश किए, है ना। पहाड़ियों के बीच में एक कंदरा, एक छोटा सा, एक पतला सा, एक संकरा, एक समझिए कि एक रास्ता होता है ना, जहाँ से अधिकतर जो आक्रमणकारी हैं अटैक किए, भारत में प्रवेश किए। तो बाबर के बारे में अगर पूछेगा कि बाबर किस दर्रा से भारत में प्रवेश किया, तो ये खैबर दर्रा हो जाएगा, है ना, खैबर दर्रा हो जाएगा। पहली बार बाबर ने भारत में जो अटैक किया वह 1519 का समय था। 1519 में बाबर ने पहली बार भारत पर अटैक किया और अटैक करने के बाद यहाँ बाजौर और भेरा को जीत लिया, बाजौर और, है ना, भेरा को जीत लिया। यहाँ पर किसने? बाबर ने। यह बाबर का पहला आक्रमण था भारत में, बाजौर और भेरा को जीत लिया। और जीतने के बाद वहीं से वह वापस भी लौट जाता है, पहला आक्रमण। दूसरा आक्रमण की हम लोग बात करें, है ना, दूसरा आक्रमण देखिएगा तो दूसरा आक्रमण होता है वो भी 1519 में ही है। और पेशावर को जीतने के बाद पेशावर से वह वापस लौट जाता है, पेशावर से, है ना, पेशावर से वह वापस लौट जाता है। उसके बाद बाबर जो तीसरा अटैक किया भारत में 1520 में करता है, 1520 में। और 1520 में यहाँ सियालकोट को विजिट कर लेता है, सियालकोट को, है ना। 1520 में सियालकोट को जीत लेता है, ठीक, तीसरा। और चौथा अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो चौथा देखिए 1524 ईस्वी में यहाँ पर अटैक करता है और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो जाता है। यहाँ पर पंजाब के, है ना, पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर बाबर का अधिकार हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद आप देखते होंगे कि बाबर
भारत में आक्रमण का जो क्रम है यह भी पूछा जाता है ना। और यह भी पूछा जाता है कि बाबर ने भारत में किन किन लोगों को हराया, है ना, और कहाँ पर गाजी की उपाधि धारण की, कहाँ पे तुगलकमा युद्ध का इस्तेमाल किया, इस नीति को उपयोग किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बाबर के युद्ध के बारे में, तो जो बार बार पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। जो बार बार पूछा जाता है यहाँ पे, यह भी आई है। एक तरफ थे बाबर, है ना, एक तरफ बाबर थे और दूसरे तरफ थे इब्राहिम लोदी। दूसरे तरफ इब्राहिम लोदी थे और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। कहाँ पर? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर है तोपखाने का प्रयोग करता है। तोपखाने का, पहली बार यहीं पे तोपखाने का, है ना, तोपखाने का प्रयोग करता है। और यहीं पे एक तुगलकमा विधि है जिसके वजह से जीत जो है आसान हो जाता है। तुगलमा, है ना, ये हो जाएगा। तुगलमा विधि होता है, एक सिस्टम है जिसके आधार पर सेना जो है, सेना की जो शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक डिसिप्लिन दिख रहा है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सेना में डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा भारत अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता है क्योंकि हमें भारत से बेपनाह मोहब्बत है ना। क्योंकि राष्ट्रीय चेतना आज इस तरीके से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे तन मन में शुमार है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन एक ज़माना था, एक समय था, खास करके ज़्यादा वो समय नहीं बीता है, हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं। उस समय में भारत के लोगों को पता ही नहीं था कि राष्ट्रीय चेतना भी कोई चीज़ होता है, राष्ट्रीयता नाम का कोई पंछी भी है जिसके बारे में भारत के लोग जानते हो, नहीं जानते थे। नहीं जानने के वजह से तो भारत के लोगों से, है ना, अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया? गुलाम बना लिया और 200 वर्षों तक शासन किया। कहने का मतलब यहाँ पर चीज़ों को समझिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे भारत में नेताओं के, जो राष्ट्रीय नेता थे, उनके पास कोई डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ था? आपको लगता है? जब आप भारत की आज़ादी के बाद के इतिहास पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था जो थी वो उस समय बहुत ही बेहतर अवस्था में थी। उनके पास डिसिप्लिन था। स्टूडेंट लाइफ में भी हम बार बार यही कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एक बार में हम फाइट करें, यदि आप चाहते हैं कि हम एक ही बार में शिक्षक बने, तो कौन ऐसा विद्यार्थी है जो फाइट नहीं करता? लेकिन उसके पास एक चीज़ होगा, वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन में वो पढ़ रहा है, डिसिप्लिन में तकनीक का उपयोग कर रहा है, स्मार्ट स्टडी कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आपसे बेहतर मार्क्स आएगा और रिजल्ट भी हो जाएगा। मार्क्स हम क्यों कहते हैं? अब ज़रा सोच के देखिए, आप 12 घंटा पढ़िए, 18 घंटा पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 4 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थी भी 90 पार कर जाते हैं और 18 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थी भी 90 तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो डिपेंड करता है कि उन्होंने 6 महीने 4 महीने तक किस डिसिप्लिन में स्टडी किया, कैसा पढ़ाई किया, ये मायने रखता। डिसिप्लिन, अगर आपको सुबह में 6 बजे जगना है तो किसी भी हालत में जगना है। आपके बीमारी से, आपके ठंडा लगने से इस बीपीएससी को कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है। जब बीपीएससी को कोई मतलब नहीं है तो फिर आपको अपना डिसिप्लिन खुद बनाना होगा और खुद उसी तरीके से आप अपना तैयारी का जो रणनीति है उसको भी तय करना पड़ेगा। और यही वजह था कि हमारी सेना बार बार हारते रही। हमारे सेना में वैसा डिसिप्लिन नहीं था। हम अगर अभी की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत की है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। लेकिन डिसिप्लिन की कमी है। जैसे अक्सर कहा जाता है, पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ युवाओं का एक संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। हमारी सरकार भी युवाओं को सामने ला करके वोट बैंक क्या करती है, दिखाती है और जीत भी जाती है। लेकिन अभी देखते हैं युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्रमुख समस्या क्या है? पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, है ना। तो डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें हर जगह मायने रखता है। गवर्नमेंट डिसिप्लिन में नहीं है। जो विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी जो डिसिप्लिन में हैं? जो विद्यार्थी डिसिप्लिन में स्टडी करेगा वो जीतेगा ही जीतेगा, निश्चित तौर पे। ये हम लोग इतिहास से चीज़ों को सीखते हैं। इतिहास क्या नहीं सिखाता?
इतिहास तो जीने का सलीका सिखाता है। बहुत ऐसा चीज़ है जो इतिहास से ही हम लोग सीख लेते हैं। सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, नहीं सीखना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही बात है, बाबर ये समझता था। अगर बाबर की हम लोग बात करें तो बाबर को ये बात पता था कि भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब है। जिस समय भारत में बार बार आक्रमण हो रही थी बाबर के समय में, उस समय यहाँ की धार्मिक जो स्थिति थी, जो अवस्था थी, सबसे खराब था। और वह जो खराबी था, धार्मिक जो अवस्था जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा खराबी था, वो बाबर के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल था। यही तो जो परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ बाबर के अनुकूल था और भारत के लिए प्रतिकूल था। जीतने में सबसे ज़्यादा आसानी हुआ किसको? बाबर को। और बाबर हर युद्ध को आराम से जीतता चला गया। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाता है तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था यहाँ पर, और यहीं पर इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में करता है। उसके बाद हम लोग जो दूसरा युद्ध देखेंगे यहाँ पे, खानवा का युद्ध, जो बार बार पूछा जाता है। बाबर ने खानवा का युद्ध किया 1527 में, और यह 1527 में दो लोगों के बीच में यह युद्ध हुआ। एक तरफ थे बाबर और दूसरी तरफ राणा सांगा, है ना, नाम कितना सुंदर है, राणा सांगा। और राणा सांगा यहाँ पर ये हार जाते हैं। यहाँ पर खानवा का युद्ध होता है 1527 में, और बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, जहाँ पे राणा सांगा हार जाते हैं। और इस खुशी में बाबर खुद को गाजी का उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है ना। खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध 1527 में दो लोगों के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, और जहां पर बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। उसके बाद देखिए, खानवा की युद्ध के बाद होता है चंदेरी का युद्ध, है ना। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, और ये चंदेरी का युद्ध भी दो लोगों के बीच में होता है। एक है बाबर और दूसरा है मेदिनी राय। मेदिनी राय हो जाएगा, मेदिनी राय। और मेदिनी राय भी यहाँ पर हार जाता है, और इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इसी में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, किसमें? चंदेरी के युद्ध में। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में होता है। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। इसमें बाबर जीत जाता है और मेदिनी राय हार जाते हैं, और इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया, चंदेरी के युद्ध में। उसके बाद देखते हैं हम लोग अंतिम युद्ध। बाबर का अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, है ना। घाघरा का युद्ध था जो 1529 में लड़ा गया। और यहाँ पर एक तरफ देखिए तो बाबर और दूसरी तरफ अफगान के साथ यह युद्ध हो रहा था। अफगानों के साथ यह युद्ध हो रहा था। और यह युद्ध जो है बाबर का, यह अंतिम युद्ध है। बाबर का अंतिम युद्ध है यह 1529 में अंतिम युद्ध था। बाद में देखिएगा तो 1530 का समय है, 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इनको दफनाया जाता है आगरा के आराम बाग में, क्योंकि हमेशा से बाबर ये सोचता था कि हमें अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में काबुल में दफनाया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं, है ना। मुगल, तो यहाँ पे मुगल देखिए, तो मुगल जाति से तुर्की और दो महान मध्य एशियाई राजवंशों की वंशज थी। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी, और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। तैमूर के वंशज थे, हालांकि मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज ही मानते थे, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा कि बाबर का जन्म पूछा जाता है अक्सर। तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना में, और पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा नाम है। और बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। वहीं काबुल को जीतने के बाद ये बादशाह की उपाधि धारण कर लेते हैं। देखिए SCERT की किताबें जो है, अगर आप चाहें वहाँ से सोर्स को,
क्योंकि डिपेंड करता है आप किस तरह से आप कंटेंट को या वहाँ पे जो सोर्स है उसको आप डेवलप करते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है, फैक्ट भी है और कॉन्सेप्ट भी है। डिपेंड करता है आप किसी फैक्ट को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने जितना भी प्रश्न का जो तीसरा चरण हुआ है, एग्ज़ाम हुआ तीसरा चरण, री एग्ज़ाम भी हुआ, आप पीआईटी की बात करें, जीएस की बात करें या सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करें, मुझे नहीं लगता कि इन सारे किताबों से कहीं बाहर से प्रश्न पूछे गए हैं, नहीं पूछा गया। सारे के सारे जो प्रश्न है आपको एससीईआरटी से ही मिल जाएंगे। बस चीज़ों को आप समझ समझ के एक बार पढ़िए तो सही, है ना। एक बार चीज़ों को समझ समझ के पढ़िए। देखिए वहाँ से कोई बाहर प्रश्न पूछा भी नहीं गया। करंट की बात छोड़ दीजिए, करंट तो आपको सोर्स अलग बाहरी से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। उसमें भी आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये बात आपको समझ में आ जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। अक्सर पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, है ना, ये पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चीनी यात्री महुआन से बंगाल से रेशम की कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। यही वजह भी ये भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया में विश्व में पहली बार जो रेशम का उत्पादन हुआ, रेशम की जो खोज हुई, कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ, चीन में होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोगों ने देखा 1526, जहाँ पर इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद से ही भारत में मुग़ल साम्राज्य का स्थापना होता है। और मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो बाबर हो जाएगा, और मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो ये अकबर हो जाता है। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर और मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर हो जाएगा, है ना। कहानी हम लोग जब हुमायूं ख़त्म करने के बाद जब अकबर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि अकबर को वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है और बाबर को संस्थापक क्यों कहा जाता है। 1526 से लेकर के 30 तक ही काल है बाबर का, और इस समय इसने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और अपने शौर्य और शक्तियों के माध्यम से वो एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना कर दिया, ऐसी सुदृढ़ता प्रदान कर दी जिसे हुमायूं संभाल नहीं पाए। वो भी हम लोग बात करेंगे क्या वजह था, क्या वजह था कि अकबर बाद में चल के राजपूत नीति, धार्मिक नीति लागू करता है। क्या वो अपने जीवन में पिता और पितामह की समस्या को देखता है? क्या वह देखता है कि उसके पिता जीवन भर भटकते रहा, दर दर भटकते रहा? क्या उससे उसने सीख लिया? सीखा, अकबर जो है सीखा, अपने पिता और पितामह के गलतियों को उसने बार बार देखा, और देखने के बाद उसने मूल्यांकन किया कि अगर हमें मुग़ल साम्राज्य को विस्तार रूप में और सुदृढ़ता अगर प्रदान करना है तो अपनी नीतियां जो है बदलना पड़ेगा। जीतने के लिए थोड़ा तरीका बदलना पड़ता है, बाकी सब कुछ ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार में लोग कंप्लीट नहीं करते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं टाइम की वजह से या किसी कारणवश गाइडलाइन की वजह से वो एक बार में या 2 बार में कंप्लीट नहीं करते। अभी भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो 3 चरण का एग्ज़ाम देने के बाद भी 1 नंबर 2 नंबर से छूट गए हैं। अगर अभी भी अपनी तकनीकी में परिवर्तन नहीं करेंगे, तरीका में अगर बदलाव नहीं करेंगे तो 2 नंबर 4 नंबर से वो छूटते रहेंगे। इसलिए अभी भी मौका है, आप अपना तरीका बदल दीजिए पढ़ने का थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा निश्चित तौर पे, कोई बड़ी बात नहीं है रिजल्ट के लिए। खानवा का युद्ध यहाँ पर देखिए 1527 चित्तौड़ के शासक थे राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में, चंदेरी के शासक मेदिनी राय हैं। और यहाँ पे घाघरा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध, है ना। और घाघरा का युद्ध जो है कर्मनाशा नदी के तट पे हुआ था। और कर्मनाशा नदी को बिहार में यह नदी है जो बिहार का और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, जो पूछा हुआ प्रश्न है। और कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है ना। ये 1529 में हुआ, महमूद अफगानों के साथ यह युद्ध हुआ था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में हिंदुस्तान के विषय में लिखता है, हिंदुस्तान के विषय में।
हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा प्रचलित जो नाम है, जो आज हम लोग बहुत हर लोगों की ज़ुबान पे, क्या बहुत ऐसे राजनीति पार्टियां हैं जो भारत और हिंदुस्तान किए रहता है, ये मुग़लों के समय में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान प्रसिद्ध हुआ, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। मुग़लों के समय की यह बात है, और उस समय हिंदुस्तान जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। बाबर जो है उत्तर पश्चिमी सीमा से होकर भारत आया, और बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली थी। कलंदर, जैसे आपको पता होगा बाबर जब प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जब जीता, तो जीतने के बाद बहुत खुश हुआ, और खुश होने के बाद अपने पुत्र को कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया। उसके अंदर इतनी उदारता थी, इतनी खुशी थी, यहाँ तक कि पानीपत की जब प्रथम युद्ध हुई थी, तो पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद जितने भी इनके मतलब जो पार्टनर थे, पार्टनर कहें तो इनके जो साथी जो थे, जो इनको हेल्प किए थे, जो मदद किए थे सबसे ज़्यादा, है ना, उन लोगों ने क्या किया था, उन्हीं लोगों के वजह से, है ना, ये बाबर की जो विजयी जो थी वो आसान हो गया, और वहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा धन संपत्ति लुटाई थी, सबसे ज़्यादा। और यही वजह होता है कि बाबर को कलंदर कहा जाता है ना, कलंदर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, बाबर खानवा युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया। यहाँ पर बाबर खानवा युद्ध विजय के बाद क्या है, यह गाजी की उपाधि धारण करता है। और यहाँ पर देखिए कहता है कि करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। पूछा जाता है बाबर की मृत्यु, और आगरा की आराम बाग में बाबर को दफनाया गया, और बाबर को बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया, क्योंकि इनकी चाहत थी। और बाबर की मातृभाषा क्या थी, तुर्की। बाबर की जो मातृभाषा है वह क्या हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, है ना, तुर्की हो जाता है। तो चलिए हम लोग बाबर को समाप्त किए, है ना। इसके बाद हम लोग हुमायूं जो है उसको स्टार्ट कर लेंगे। और जैसे ही जिस तरह से क्लास में हम लोग जाएंगे, जैसे 6th क्लास हो गया, 7th है, 8th है, 9th 10th है, तो इस तरह से हमारा जो संदर्भ है और हमारा जो विस्तार है सब्जेक्ट के प्रति वो बढ़ता चला जाएगा, दायरा हमारा जो है बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो अभी कहे तो सारे लोग अभी ठीक ठाक है ना। और हमारी टीम जो है 6 जो जनवरी है लाइव रहेगा, और जितने भी एप्लीकेशन में जो शेड्यूल है वो सारे शेड्यूल जो है एकदम परफेक्ट टाइम पे और परफेक्ट मटेरियल के साथ, ताकि हम लोग 4.0 को अंतिम चरण में हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ेंगे उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, भले थोड़ा सा, है ना, सही तरीके से। देखिए अभी भी हम आपको बताते हैं, अभी भी आप खुद तैयार हो जाइए। लोग अक्सर यही बात कहता है कि हमने इतने लाखों टीचर बनाए हैं, ये बनाए हैं, बहुत सारे पटना में देखते हैं, बहुत सारा टीचर लोग हैं, यूट्यूबर जो शिक्षक लोग हैं, ये कहते हैं लाखों टीचर दिए हैं। टीचर आपको लगता है कि शौक से कोई बनता है? टीचर बनने वाले लोगों में खुद अपना एक अलग क्षमता होता है। हम लोग सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकते हैं, टीचर कोई बनाता नहीं है, टीचर खुद बनता है ना। अगर कोई ये बात कहता है कि हमने लाखों, हम तो आज तक कभी बोले ही नहीं, मेरे पास इतना मतलब कंप्लीट करके गए, हमको मतलब समझिए कि कोई आदमी, आप गांव देहात में होंगे और टीचर की, तो लोग क्या सोचता है कि चलो ठीक है, कोई नौकरी अगर नहीं है अंतिम में देखा जाएगा, है ना। टीचर को कुछ दूसरे दृष्टिकोण से भी लोग देखते हैं, और बड़ी मान सम्मान है इस जगत में, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को जारी रखेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। ज़रूर कमेंट्स और शेयर चलते रहना चाहिए, है ना। थैंक यू।